राइट्स यानी कि अधिकार। तो राइट्स क्या होते हैं, वो ड्यूटीज यानी कर्तव्य से कैसे जुड़े हुए हैं, राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें क्या जस्ट राइट है क्या नहीं है कैसे पता चलता है, और पॉलिटिकल थिंकर्स ने राइट्स को कैसे डिफाइन किया है, ये सब आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इक्वालिटी से रिलेटेड सारी चीजें, लिबर्टी से रिलेटेड सारी चीजें और जस्टिस से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। और आई होप कि आप अच्छा परफॉर्म करें सारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। हम इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की राइट्स के साथ। तो देखिए राइट्स क्या होते हैं। राइट्स जिसे हम हिंदी में बोले तो अधिकार, वो ऐसे क्लेम है जिनकी लीगल बैकिंग है, यानी कि राइट्स और क्लेम अलग अलग चीजें हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, तो मैंने आपको बोला कि आप एक दुकान है ए जिससे सिर्फ गवर्नमेंट सामान खरीदते हैं, आप उससे खरीद सकते हो, लेकिन ये तो अलाउड नहीं है बिकॉज वो उससे तो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है, यानी कि लीगल बैकिंग नहीं है, यानी कि इन्फोर्समेंट नहीं है। तो वैसे राइट्स जिनकी कोई एनफोर्समेंट नहीं होती वो होते हैं क्लेम्स, और वो वॉइड क्लेम्स होते हैं और उनको पावरलेस क्लेम्स भी बोलते हैं। तो सारे जो क्लेम्स होते हैं वो राइट्स नहीं होते, बट सारे जितने भी राइट्स होते हैं वो सब क्लेम्स होते हैं। कि राइट्स होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, फर्स्ट की क्लेम होना चाहिए और दूसरा कि उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। अब ये जो इन्फोर्समेंट है वो कौन करता है, वो करता है स्टेट, यानी कि जो स्टेट है वो हमें राइट्स देती नहीं है, बल्कि वो राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हम उनको अपनाते हैं लॉ के जरिए, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो ऐसा है कि कोई ब्रीच करे तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल वाइज कोर्स बना दिया है, तो वो आप वहां से जाके रेफर कर लीजिएगा। ये तो होगी दो बातें राइट्स के बाद की, फर्स्ट क्लेम होते हैं, लीगल बैकिंग चाहिए, इसको स्टेट एनफोर्स करती है। स्टेट हमें कोई नए राइट्स देती नहीं है, बल्कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ अच्छा ये राइट्स हैं तो इसको भी, इसके लिए भी लॉ होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो राइट्स का कैरेक्टर है वो सोशल इन कैरेक्टर है, यानी कि जो राइट्स है वो एक सोसाइटी में वैलिड है। अगर किसी पर्सन को हम मैं अकेले छोड़ दूं तो उसके कोई राइट्स एज सच होंगे नहीं, अगर मतलब समझ लो उसके राइट्स हैं भी, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए जो ये बोले कि हाँ आपके ये राइट्स हैं, रिकॉग्निशन हो। देन उसके बाद आपको एक स्टेट चाहिए जिस जो एनफोर्समेंट करती है इन सारे राइट्स की। और जब एनफोर्समेंट हो जाती है तो क्या होता है, उसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक की इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप होती है तो ही हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो प्लेटो के हिसाब से जो स्टेट थी, उनकी आइडियल स्टेट थी, वो उसका काम क्या था कि सबको जस्टिस दिलवाना, और ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की वो जस्टिस दिलाए। एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो सिटीजन्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइट्स को और ड्यूटीज को फॉलो करें। यानी कि जो राइट्स है उसका सीधे सीधे कोरिलेशन है ड्यूटीज में, यानी कि अगर आपको कुछ अधिकार चाहिए तो उसके लिए जो आपको ड्यूटीज मिली है आपको वो भी पूरी करनी पड़ती है। दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब हम ड्यूटीज पूरी करते हैं एक सोसाइटी में, तो जो सोशल स्ट्रक्चर बनता है उसी के अंदर राइट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो थी उसके बेसिस पे हम कहे तो जब तक सोसाइटी है तब तक वो राइट्स होंगे आपके पास रिकॉग्नाइज करने के लिए। और जो ये राइट्स हैं ये आपको इसलिए मिले हैं बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हो, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और स्टेट सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज कराती है एंड इन्फोर्स कराती है और आपको फर्दर प्रोटेक्शन मिलती है, बट अगर आप सही से अपनी ड्यूटीज निभाओ तो। अब देखिए राइट्स और पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पावर होती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको लीगल पावर हो, पावर बहुत टाइप की हो सकती है, पावर रिलेटेड टू अथॉरिटी भी हो सकती है, लेजिटिमेसी से रिलेटेड भी हो सकती है एंड वायलेंट भी हो सकती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इलीगल जो फोर्स होती है उसको भी हम पावर ही कहते हैं। यानी जो राइट्स होते हैं वो हमेशा लीगल होते हैं, और जो इलीगल राइट्स होते हैं वो राइट्स नहीं होते, वो सिर्फ एक क्लेम होते हैं जिनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती। ऐसे ही राइट्स बहुत ही डिफरेंट है प्रिविलेजेस में, क्योंकि पुराने जमाने में प्रिविलेजेस होती थी और एंटाइटलमेंट होती थी, एज ए राइट्स एज एन एंटाइटलमेंट नहीं देखा जाता था। तो जो प्रिविलेजेस होती थी वो होती थी कुछ सुख सुविधाएं जो कि सबको नहीं दी जाती थी, चंद लोगों को ही दी जाती थी। बट
जो राइट्स हैं वो सबके लिए यूनिवर्सल है, यानी कि सबको समान रूप से दिए जाते हैं। और जो प्रिविलेजेस थी वो एक डिस्टिंक्शन पैदा कर देती थी सोसाइटी में, बल्कि जो राइट्स हैं वो इक्वालिटी को एम्ब्रेस करती है, एंड जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो उसको प्रोग्रेसिव वे में लेके चलती है। अब जो यूएन की ह्यूमन राइट कन्वेंशन 1948 है, उसमें भी बोला गया था कि जो भी मनुष्य पैदा होता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं और रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जैसे कुछ जो राइट्स होते हैं बेसिक, हमें वो रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, और इन सब में रिलेशनशिप और स्टेट और सिटीजन के बीच में कैसा रिलेशन है वो, ये सब हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। अब देखिए कोई स्टेट कितनी पावरफुल है कि कितनी नहीं है, वो भी हमें तब पता चलता है जब वो राइट्स पूरे तरीके से इन्फोर्स करा पाती है कि नहीं। तो राइट्स दो टाइप के होते हैं, पर्सनल राइट्स एंड सोशल राइट्स। जो पर्सनल राइट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं इंडिविजुअल राइट्स की, आपकी फ्रीडम। बट जो सोशल राइट्स होते हैं वो होते हैं कि जैसे हर एक इंसान को राइट टू वर्क होना चाहिए, तो ये आ गया कि सोशल वेलफेयर जो पॉलिसीज होते हैं वो कलेक्टिव राइट्स के तौर पे देखते हैं कि सोसाइटी एज अ होल को काउंट करते हैं। अब अब कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को देख लेते हैं कि उन्होंने राइट्स के बारे में क्या अपनी डेफिनेशंस दी है। तो हैरोल्ड लास्की के हिसाब से जो राइट्स हैं वो ऐसी सोशल कंडीशन है जिसके अंतर्गत ही जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बेस्ट सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकता है, वो अपने बेस्ट फॉर्म में रह सकता है, यानी कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो अगर हैरोल्ड लास्की के हिसाब से देखिए, जो ये राइट्स का कैरेक्टर है वो सोशल इन नेचर है और सोसाइटी के अंदर ही राइट्स होते हैं। दूसरा, ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए जो पर्सनल आपकी डेवलपमेंट है वो, क्योंकि अगर हम राइट्स अपनी एक्सरसाइज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे एक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे डेवलप होना है। और तीसरा, कि जो स्टेट है वो आपको राइट्स देती नहीं है बट वो रिकॉग्नाइज करती है, दैट्स इट। और ये सब कहा था उन्होंने अपनी एक बुक द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में आई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो कोई भी राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है फर्स्ट। और सेकंड, कि ये हमेशा डायनामिक होते हैं। ये राइट्स जो हमारी सोशल कंडीशन है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, क्या रिलेशनशिप है, क्या कितनी इंटरेक्शन है, उसके हिसाब से चेंज होते हैं। और तीसरा, हमेशा ये रिलेटेड होते हैं ड्यूटी से, यानी कि विदाउट ड्यूटी आपके राइट्स उनके लिए नहीं है। और हेरोल्ड लास्की की जो लीगल थ्योरी थी उनके हिसाब से जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है और स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज करती है राइट्स को, उसके हिसाब से ही सारा जो लीगल बैकिंग है राइट्स की वो डिपेंड करती है। फिर उन्होंने फंक्शनल राइट्स का एक एस्पेक्ट दिया था कि जो राइट्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो हमेशा किसी कार्य के करने के बाद ही हमें पता चलता है, जैसे ड्यूटीज से रिलेटेड होते हैं। और उनका मानना ये है कि जब हमें राइट सिक्योर करने हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो हमारा इकोनॉमिक राइट्स में होना चाहिए, बिकॉज विदाउट सिक्योरिंग इकोनॉमिक राइट्स आप पॉलिटिकल राइट्स नहीं ग्रांट कर सकते किसी को, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब होती है तब बाकी सारे राइट्स आपके डिफीट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ भी इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन क्या बन जाता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बन जाता है। उसमें इक्वल राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते इस वजह से। बार्कर के हिसाब से राइट्स वो एक्सटर्नल कंडीशन है जिसके द्वारा जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट कम थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन का मानना ये था कि एक बिल ऑफ राइट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि सारी गवर्नमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करने होते हैं, एंड ये यूनिवर्सल इन कैरेक्टर होते हैं। और ये जो बिल ऑफ राइट्स है इसके थ्रू वो हर एक मैन को वो सारे राइट्स रिकॉग्नाइज करवाएं और उनको एंजॉय करने दें। कि अब जो टीएच ग्रीन है उनके हिसाब से राइट्स वो ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी मॉरल कंडीशंस को पूरे कर सकते हैं, यानी कि मॉरल बीइंग जब बनना है तो अगर वो सबको अपने राइट्स इक्वली मिलेंगे तभी वो जो मॉरल कैरेक्टर है वो डेवलप हो सकेगा टीएच ग्रीन के हिसाब से। अब देखते हैं हम राइट्स की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट नेचुरल राइट्स, सेकंड लीगल राइट्स, थर्ड है हमारा मॉरल राइट्स, एंड फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। इसके अलावा भी हम हिस्टोरिकल राइट्स को मानते हैं, सोशल वेलफेयर थ्योरी को मानते हैं और वेलफेयरिस्टिक राइट्स को मानते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि नेचुरल राइट्स क्या हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि टीएच ग्रीन के हिसाब से जो नेचुरल राइट्स हैं वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और मिलने चाहिए भी, और जिनके बिना आपका जो
लाइफ है दैट इज इनकम्प्लीट, यानी कि इनका जो कैरेक्टर होता है वो ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर है, यानी कि इस पे कोई शक नहीं है कि ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल राइट्स का, इसको कौन सपोर्ट करता है? फर्स्ट हॉब्स सपोर्ट करते हैं अपनी बुक लेविएथन में। सेकंड जॉन लॉक सपोर्ट करते हैं टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में इसको। एंड रोजियो इनको सपोर्ट करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, क्योंकि इन सब का मानना है कि कुछ राइट्स, जैसे बताया भी था कि जो नेचुरल राइट्स है जॉन लॉक के हिसाब से वो तीन है: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन तीनों को ऐसे इनएलिएनेबल राइट्स माना गया है और ये सैंक्रोसैंक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकते इनके हिसाब से। बट ये क्रिटिसाइज भी होते हैं बहुत सारे ग्राउंड्स में, जैसे कि इनका ये मानना होता है कि नेचर सुप्रीम लॉ गिवर है और इसके लिए सोसाइटी की जरूरत नहीं होती। बट काफी जो पॉलिटिकल थिंकर्स है जैसे कि बेंथम हो गए, लास्की हो गए, ये बिल्कुल इसे अपोज करते हैं। इनके हिसाब से जो सोसाइटी है वही एकमात्र एक सहारा है इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जो आपको राइट्स दिला सके। तो ये जो कंसेप्ट है ना नेचुरल राइट्स, क्योंकि उस जब सोसाइटी नहीं होगी, अगर सिविलाइजेशन नहीं होगा, तो उससे पहले राइट्स की जो एसेंस है वो होती है लीगैलिटी में। मतलब अगर आपके पास राइट्स भी होंगे तो कोई ब्रीच कर देगा, तो ऐसे राइट्स का क्या फायदा? और ये जो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स है, ये जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनके हिसाब से जो नेचुरल राइट्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स हैं। मतलब कि वो इंडिविजुअलिस्टिक है कैरेक्टर में, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट है, ना कि सोसाइटी पे। नेक्स्ट आता है लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स क्या होता है? लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें एक सिविलाइज स्टेट में लॉ के जरिए मिले होते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, और बाकी अगर कोई नए लॉज निकल के आते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश कर रहे होते हैं तो हम वो लॉज बनाते ही नहीं। इनफैक्ट अगर कोई पॉलिसी भी निकल के आती है एंड वो क्लैश कर रही होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो उधर ही डिफीट हो जाती है उसका पर्पस। एंड इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो लीगल राइट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? वो आती है एनफोर्समेंट से। तो देखिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको में जो लीगल राइट्स है वो मैंने इक्वालिटी वाले में भी चैप्टर में भी बताए हैं आपको, एंड मैंने जस्टिस वाले चैप्टर में भी बताए हैं। तो इसकी सोल बेसिस होती है लीगैलिटी ऑफ लॉ। तो लीगल राइट्स की कंडीशन क्या होती है? लीगल राइट्स की कंडीशन ये होती है कि एक स्टेट होगी जो कि रिकॉग्नाइज करेगी आपके राइट्स। दूसरा, रिकॉग्नाइज करने के बाद दो चीज करेगी, एक तो उसकी इन्फोर्समेंट करेगी एंड दूसरा प्रोटेक्ट करेंगी। और तीसरा, ये जितने भी जो मेजर्स होंगे वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होंगे, इलीगल कुछ भी नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पे फर्दर इसकी तीन क्लासिफिकेशन कर रखी है कि पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स। तो ये सारे अपने अपने स्फेयर में लीगल लीगल राइट्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉरल राइट्स के। तो मॉरल राइट्स कंसर्न होते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, कि उनकी क्या कॉन्शियसनेस है, उनका क्या थॉट है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, क्या उनका पर्सनल कैरेक्टर है, और वो मैन को एज अ मॉरल बीइंग देखते हैं। इसमें इसमें ये देखा जाता है कि जो मेन के अंदर मॉरल सेंस कितना है एंड मॉरल सेंस वर्सेस जस्टिस की उसमें कितनी परसेंटेज है। कोर्ट्स होते हैं वो मॉरल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट ऐसे एक्सेप्शंस भी आई है कई जिसमें मोरालिटी की बेसिस पे कभी कभी जजमेंट दी जाती है। बट इसके मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो जो कॉपीराइट लॉ है जो बर्न कन्वेंशन से आया था, और उससे भी पहले बहुत सारे लॉज आए थे, फिर देन यूएस ने भी अपने उसमें डाला है, जैसे हमारे देन हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में भी कॉपीराइट लॉ है। तो हमने जो मॉरालिटी है कि कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा, सबके मतलब इंटेलिजेंस को हमने एक एनकरेजमेंट देने के लिए हमने उनको एक लीगल कैरेक्टर कैसे प्रोवाइड किया है। अब बात कर लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स का जो बैकग्राउंड है वो है प्रॉमिस कीपिंग, यानी कि हम एक दूसरे से कैसे प्रॉमिस जो हमने किया है उसे निभाते हैं। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटीज होती हैं एंड कंसिडरेशन होती है। और जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ है ये हमेशा लीगल हो, इसलिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कराए जा सकते उनको हम वॉइड बोलते हैं। और ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं कि पार्टी ए एंड बी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो कोर्ट नहीं जाएंगे। तो मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें कि कोर्ट इंक्लूड हो लीगैलिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल कि राइट टू सेल अ प्रोडक्ट, या फिर मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिर्फ मैं ही सेलर हूँ या मैं ही बायर हूँ, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हैं।
अब बात कर लेते हैं सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स की। तो इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं रस्को, पाउंड, शेफे और बेंथम। बेंथम का एक बेंथेमाइट फॉर्मूला है, वो है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो सोशल वेलफेयर है वो कैसे डिपेंडेंट होता है, वो होता है कि ग्रेटेस्ट गुड सब लोगों का भला किया जा सके और ज्यादा लोगों का। और लास्ट जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि एक होता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जब हमें पता नहीं होता कि हमारी क्या डिजायर्स है और हम एग्री कर जाते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो उसके और उससे पहले मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया था। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम सब एग्री कर जाते हैं इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मार्क्सिस्ट का क्या रिव्यू है राइट्स को लेके। तो मार्क्सिस्ट का तो आपको पता ही है कि वो क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते थे, और मैंने एक वीडियो पूरी बना रखी है कि मार्क्सिस्ट व्यूज ऑन इक्वालिटी, उसमें काफी हद तक मार्क्सिज्म का सब कुछ कवर है। और इनका मानना था कि जब सोसाइटी क्लासलेस हो जाती है तभी इक्वालिटी हो सकती है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होने चाहिए, और जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होना चाहिए। राइट, तो इनके हिसाब से जो राइट्स हैं दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स की। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? उनका मतलब है कि वैसे राइट्स जो कि यूटिलिटी के हिसाब से सही है, यानी कि यूटिलिटी मतलब जो काम के हैं वो सही हैं, बाकी जो राइट्स हैं वो सही नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये राइट्स को भी अपोज करते हैं। इनके लिए वो राइट्स सही होते हैं बस जिनकी जो इनके हिसाब से जो यूटिलिटी होती है एंड जितने ज्यादा लोगों के हो, यानी कि वो यूनिवर्सल यूटिलिटी में बिलीव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कैंटियन थ्योरी ऑफ राइट्स की। तो आपने कैंट से रिलेटेड एक टर्म सुनी होगी, कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स, जिसका मेन है कि एसेंस ऑफ मोरालिटी क्या है। देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बट वो सारे लॉज, जो वो सारे रिएक्शंस और वो सारे एक्शंस यूनिवर्सल होते हैं, जो कि एक सिचुएशन या जो कि अगर सिचुएशन चेंज भी हो जाए तो वो यूनिवर्सल रहे, यानी कि एक्शंस सारी सिचुएशन में सेम हो। और ये रिएक्शन सेम है कि नहीं है वो हम कैसे टेस्ट करते हैं? वो हम टेस्ट करते हैं कैटेगोरिकल इम्परेटिव से। तो ये बात करते हैं कि जो भी मॉरली अलाउड होती है चीजें वो सारे ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई की जा सकती है। इसमें इसका जो एम्फेसिस होता है वो होता है कि किसी एक ह्यूमन बीइंग ने एक सिचुएशन में कोई काम किया तो उसका ऑनर और ब्लेम का क्या होगा। देन जो लोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत सारे एरियाज में ब्रॉडन किया जाना चाहिए, और जो इथिक्स है वो एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंडक्ट आप अपनाएं। तो तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो दो चीजों पे इनकी ये थ्योरी वैलिड है। फर्स्ट की यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए, और दूसरा कि एंड्स मीन्स रिक्वायरमेंट, की जो एंड है वो हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखिए, अभी तक मैंने बताया कि हैरोल्ड लास्की का क्या व्यू था राइट्स पे, जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स के बारे में बात की, हमने लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, मॉरल राइट्स। अब जो ह्यूमन राइट्स है वो कौन से राइट्स हैं? वो वैसे वाले राइट्स हैं जो कि एज अ ह्यूमन बींग आपको मिलते हैं, और इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है जब से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आई है। और उसके बाद सारी कंट्रीज ने अपने नेशनल लॉ में चेंजेस किए हैं एंड नेशनल लॉज भी आए हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। इंडिया में अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर SC ST वगैरह ये सब हैं, जो कि एक सबसेट है ह्यूमन राइट्स के। और ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हैं। और ऐसे राइट्स है जैसे अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ राइट या ड्यूटी एक्सरसाइज करूं, तो दूसरे लोगों को भी सेम राइट होने चाहिए कि वो राइट्स एंड ड्यूटी एक्सरसाइज कर सके एक सोसाइटी के अंदर। तो देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 में जो आया है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडेड इन द इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह ये जो सारे राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट से यानी कि इंटरनेशनल लॉ से निकल के आए हैं, और उनकी जो लीगल बैकिंग है वो इंडियन कोर्ट्स ने दी है। तो वो सारे राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स की। उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as a human being। यानी कि वो राइट्स जो कि नेचुरल हैं, जो कि नेचर में हमें मिले हैं, और उनके बिना हम एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते।
तो देखिए एक कमीशन बनाई गई थी, द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसके जो चेयरमैन थे वो रूजवेल्ट थे। उन्होंने 2.5 साल लगाए और एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई। और जब ये ड्राफ्ट किए गए थे, जैसे 10 दिसंबर को वो दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे। इसमें 30 आर्टिकल्स थे। जो आर्टिकल 3 से लेकर 15 थे वो ट्रेडिशनल राइट्स थे, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद जो 16 से लेकर 21 थे वो थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेन एंड वुमेन का इक्वल जो राइट्स होंगे, और राइट टू मैरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। और जो 22 से लेकर 27 थे वो थे इकोनॉमिक राइट्स, जैसे राइट टू वर्क हो गया, राइट टू लेजर हो गया, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन हो गया, ये सारे चीज। और जो 28 से 30 थे वो थे इंटरनेशनल राइट्स, या फिर जो सारे जो ट्रीटीज होती है उनसे रिलेटेड। तो देखिए जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, उसका जो फर्स्ट सेगमेंट था वो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद बहुत सारे और भी लॉज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक्स, कल्चरल एंड सोशल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल। एंड ये सारे अडॉप्ट किए थे 1966 में। तो दोस्तों ये तो बात की हमने आज राइट्स की, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नोटिफिकेशन जरूर दबाएं अगर आपको यूजीसी नेट का पेपर देना है या फिर पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।